अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट टेक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 201 के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वॉच नहीं किए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके जल्दी से वॉच कर लें और फिर जाके आप ये वाला लेक्चर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लेक्चर नंबर 3 है, मैंने जो लैब नंबर 1 अपलोड की थी उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी थी। लैब नंबर 1 के अंदर मैंने लेक्चर 1, 2 और 3 को काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। आज इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले लेक्चर की समरी को देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ना है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स और टिप्स। ये पूरी लैब 1 की तरह है। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट से जाके वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको इसका फिर भी ओवरव्यू दे देती हूँ। कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर लिया है, आपने इसको कोई माइंड में रखना है। येलो से जो हाईलाइट है वो आपके MCQs में आने के उसके चांसेस हैं, और जो ब्लू से हाईलाइट हैं उनको आपने रीड कर लेना है 1 टाइम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये हैशटैग इंक्लूड और ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है और उसके अंदर लिखा हुआ iostream.h, ये क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए उसके मेन स्ट्रक्चर को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पर मैंने 2 हेडर फाइल्स बनाई हैं। यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस STD लिखा है जो हमारे स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन लिखा है और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही मैंने अपनी स्टेटमेंट को लिखा है। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर है, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें ये लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो ये होता क्या है, ये सबसे पहले तो हेडर फाइल होती है जो हमारे इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग को डिफाइन करती है। ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है। ये हमारे कंपाइलर को बताती है कि कंटेंट जो हमने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है इसको इंक्लूड करना है। यहाँ पर इसकी रीडिंग भी आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। इट टेल्स द C compiler to include the contents of a file, in this case the system file, in iostream.h. The compiler knows that it is a system file and therefore looks for it in a special place. तो यहाँ पर कंपाइलर को पता होता है कि ये हमारे क्या है, प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक हेडर फाइल है। तो इसी वजह से कंपाइलर इसको जानता है एक फाइल के नाम से, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है उसके अंदर जो ये हैश लगा होता है, हैशटैग सिंबल, इसको हम हैश के नाम से जानते हैं और दूसरा हम इसको शार्ट भी कहते हैं। MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है ये जो पूरी की पूरी फाइल है, प्रीवियस हमने डिस्कस किया वही चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो है एक लाइब्रेरी होती है। ये दिस इज द नेम ऑफ लाइब्रेरी डेफिनेशन फाइल फॉर ऑल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मेन पर आ जाते हैं। मेन क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जो हमें स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अब यहाँ पर मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी ना। फॉर एग्जांपल यहाँ भी मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी, यहाँ भी मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख दी। तो जितना भी पीस ऑफ कोड, लाइन्स ऑफ कोड हम लिखते हैं ना, वो तमाम के तमाम हम मेन बॉडी के अंदर लिखते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए से इसको क्लोज करते हैं और ये मेन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं। तो इसी मेन फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं। तो ये क्या होता है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर। ये कर्ली ब्रैकेट्स का, जैसे मैंने आपको बताया, ये ब्लॉक कोड्स होती हैं, यानी कि इसी के अंदर हमें जो है अपना सारा लाइन्स ऑफ कोड लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, एक ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि देयर इज अ कर्ली ब्रैकेट आल्सो कॉल्ड ब्रेस। तो ये भी MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही मैंने जो आपको ऑरली बताया कि दे इनक्लोज द ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ये प्रोग्राम को ब्लॉक कोड के अंदर बिल्कुल क्लोज कर देती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी आउट यानी कि हमें अपनी जब भी स्क्रीन पर कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है तो हम सी आउट का यूज़ करते हैं। मैं बताती हूँ, जैसे कि ये सी आउट, यहाँ पर मैंने अगर इसको रन करना है, जैसे मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, तो मुझे क्या शो हो रहा है, आर्ट टेक लर्निंग, यानी कि मुझे यहाँ पर इस कंपाइलर की स्क्रीन पर शो करवाने के लिए मुझे सी आउट की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैंने सी आउट लिखा। यहाँ पर मैंने 2 सिम्बल्स लगाए, जिसको आप लेस देन के सिम्बल्स कह सकते हैं, और मैंने यहाँ आर्ट टेक लर्निंग लिख दिया। लेकिन एक बात आपको याद रहे कि जब हम CM लिखते हैं, यानी कि हम यूजर से इनपुट मांगते हैं, प्रॉम्प्ट मांगते हैं, तो उसके अंदर हम ग्रेटर देन के सिम्बल्स लगाते हैं, और फिर हम कोई भी अगर वेरिएबल हमने पहले से डिक्लेयर किया होता है तो उसको हम लिख देते हैं। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, उस पर भी आएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास यही ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स किसके लिए होती हैं, ये डायरेक्शन को डिफाइन करती हैं कि हमारे पास सी आउट में पहले ये चीज़ प्रिंट करवानी है, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट्स देते हैं, फिर हम फिर से एक दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि ये चीज़ इसके बाद प्रिंट करवानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आर्ट टेक मैंने लर्निंग लिख दिया। अब यहाँ पर इसके बाद मुझे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है ना, वेरिएबल हो गया ये, जैसे कि वेरिएबल है एज नाम का वेरिएबल अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लेस देन के 2 सिम्बल्स लगा के फिर यहाँ पर डिक्लेयर करूँगी। मजीद कोई वेरिएबल लगाना है तो फिर से मैं इसकी
दो ब्रैकेट्स ये सिंबल्स लगाऊंगी और फिर यहाँ पर कोटेशन मार्क में कोई चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, तभी वो शो करता है, अदरवाइज वो शो नहीं करता। लेकिन वेरिएबल्स के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम कोटेशन मार्क्स का यूज़ करें। और यही चीज़ हमें रीडिंग के अंदर बताई जा रही है कि दिस सिग्नेचर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अच्छा जी, अब हमारे पास कोटेशन मार्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द थिंग्स बिटवीन द डबल कोटेशन मार्क्स इज नोन एज कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर ये आर्टेक लर्निंग लिखा हुआ है और ये क्या कहलाता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग कहलाता है। ये जो आर्टेक लर्निंग हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है ये क्या कहलाता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग कहलाता है। अच्छा जी, सेमीकोलन हमें जो है हर लाइन के बाद हमें लगाना जरूरी होता है, इसके बगैर हमारा कंपाइलर जो है किसी भी लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सेमीकोलन को हटा दूँ और अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो ये मुझे एरर देगा। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो किसी भी लाइन के बाद अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो ये हमें एरर देता है। अब हम आ जाते हैं अपने वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स जैसे कि मैंने लैब 1 के अंदर भी डिस्कस किया था, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, उसके अंदर मल्टीपल डेटा को हमने स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमें एक मेन कंटेनर का बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसे ही हम वेरिएबल कहते हैं। अब इसको ज़रा प्रोग्रामिंग के हवाले से भी देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल बना देती हूँ और उसको मैं कट कर देती हूँ। ये रैंडम हम कोई भी वेरिएबल बना देते हैं। एज नाम को मैंने वेरिएबल बनाया, ये मैंने कर दिया वेरिएबल को डिक्लेयर। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसकी डेटा टाइप को भी बताना जरूरी होता है। एज हमारी किस डेटा के अंदर फोन करती है, नंबर के अंदर फोन करती है, तो उसके लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप का देना जरूरी है। उसके बाद हमने एज को डिक्लेयर कर दिया। अब एज को चाहे तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पर एज इज इक्वल्स टू 90। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम अपने एज के वेरिएबल को प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं और ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और एज हमें शो हो रही है 19। तो इसके अंदर हमने क्या किया, डेटा टाइप को डिफाइन किया, जिस किस्म का हम वेरिएबल बना रहे हैं ना उसके टाइप को डिफाइन किया। डेटा टाइप्स में आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आगे आ रहा है। पहले हमने डेटा की टाइप को डिफाइन किया, उसके बाद हमने वेरिएबल बनाया और उसको सेमी कॉलन से हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पर ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वेरिएबल को डिफाइन हमने यहाँ किया है। वेरिएबल की को हमने क्या चीज़ असाइन की है, एज को हमने 19 असाइन किया है और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट भी करवा दिया स्क्रीन पर। अच्छा अच्छा, तो इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि उन्हीं रूल्स के अंदर रहकर हमें जो है ना अपने वेरिएबल को क्रिएट करना होता है। रूल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल है जिसको मैं नाम दे देती हूँ एज। तो ये तो एक सही वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, अल्फाबेट्स आ रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी 1 2 3 एज, तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि कभी भी वेरिएबल के अंदर स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, इसी वेरिएबल को हम इस तरीके से जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं, पहले अल्फाबेट्स और देन नंबर्स। इस तरीके से हम वेरिएबल को जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट वेरिएबल कंसीडर होगा और कंपाइलर हमें कोई एरर भी नहीं देगा। उसके अलावा कौन सा वेरिएबल गलत कंसीडर होता है कि जैसे कि मैंने अल्फाबेट्स यहाँ लिखे हैं ABC और यहाँ मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया और फिर सेमीकोलन दे दिया, तो यहाँ पर जो मैंने स्पेशल सिंबल को यूज किया है तो ये भी एक रॉन्ग वेरिएबल कंसीडर होगा। यानी कि एक तो हम स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिख सकते, दूसरा ये कि हम किसी भी किस्म का कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते जिसमें आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये @ हैशटैग, डॉलर, कोई भी हम जो है ना एक्स्ट्रा सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल सिंबल हम यूज करना चाहें तो वो कौन सा कर सकते हैं, अंडरस्कोर, यानी कि हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ABC अंडरस्कोर और यहाँ मैंने दो लफ्ज को ज्वाइन कर दिया अंडरस्कोर के जरिए से। दूसरी बात ये हो गई कि वेरिएबल के अंदर हम स्पेस नहीं देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा आर्टेक लर्निंग। अब यहाँ पर मैंने जो स्पेस दिया है तो ये भी एक गलत वेरिएबल कंसीडर होगा, यानी कि यहाँ स्पेस नहीं आ सकता। लेकिन इसी वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर दे दूँ तो ये बिल्कुल एक सही वेरिएबल है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, स्टार्टिंग में नंबर नहीं है। 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं होने चाहिए। नंबर 2, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना और नंबर 3, आपने स्पेस नहीं देना। और अगर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल का यूज करना तो वो क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर होगा। आप बीच में भी नंबर्स लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नंबर लगा दिए, ये भी वेरिएबल हो सकता है। एंड में भी लगा सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हो गए वेरिएबल्स के रूल्स असाइनमेंट ऑपरेटर पर। अब हम आ जाते हैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर पर।
असाइनमेंट ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर हम कोई a इक्वल्स टू बी लिखते हैं, यानी कि a b के बराबर है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये x इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है ना, यानी कि 2 इसके अंदर असाइन किया गया है, 2 किसके अंदर असाइन किया गया है? x के अंदर असाइन किया गया है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, इनको आपने एक मरतबा रीड कर लेना है। अच्छा, डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सी लैंग्वेज पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी किस्म का कोई भी डेटा लिख रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एज, उसके बाद मैंने लिखा CGPA, उसके बाद मैंने लिखा नेम। तो ये क्या होंगे? मेरे पास 3 किस्म के वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया पास। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल एज के अंदर हम कौन सा डेटा पुट कर सकते हैं? नंबर वाला डेटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज के अंदर कौन सा डेटा पुट करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सिंबल लगा रही हूँ। हम यहाँ नंबर वाला डेटा पुट कर सकते हैं। CGPA के अंदर यहाँ कौन सा डेटा पुट कर सकते हैं? यहाँ हम डेसिमल वाला डेटा पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये पॉइंट में डेटा पुट कर दिया। नेम के अंदर हमें कौन सा डेटा की जरूरत होती है? हमें स्ट्रिंग की जरूरत होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट, टेक, लर्निंग। ये क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई हमारी। पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। पास के अंदर हमें कौन सा डेटा पुट करने की जरूरत है? या तो हमें लिखना है सिर्फ P, या तो फिर F, या तो पास या तो फेल। ठीक हो गया, बुलियन टाइप डेटा होता है ये। अब इन डेटा को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा की टाइप्स की जरूरत होती है। तो डेटा की टाइप्स हम किस तरीके से अब इनको सी लैंग्वेज में सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, एज, और यहाँ पे एज को डिक्लेयर कर सकती हूँ कुछ भी। उसके बाद हम CGPA को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे? CGPA हमें पता है कि ये डेसिमल नंबर में आएगा, तो इसको हम फ्लोट से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेम को किस तरीके से कर सकते हैं? स्ट्रिंग नेम, यानी कि इसकी डेटा टाइप मैंने रखी है स्ट्रिंग, इसकी मैंने रखी है फ्लोट, इसकी रखी है मैंने इंटीजर यानी कि नंबर। और पास के लिए मुझे कौन से डेटा की जरूरत है? यहाँ पर मैं लिखूंगी कैरेक्टर वाला, यानी कि ठीक हो गया। कैरेक्टर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब दूसरी बात ये, यहाँ पर मैंने जो है पास को तो डिक्लेयर कर लिया, ठीक हो गया, और यहाँ मैंने सेमीकोलन भी लगा दिया। अच्छा जी, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है? वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि हर वेरिएबल को उसकी डेटा टाइप दे दी है। अगर एज है तो एज के अंदर नंबर्स होते हैं, इस वजह से मैंने इंटीजर दी है। CGPA के अंदर डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, तो इस वजह से मैंने फ्लोट दी है। नेम के अंदर चूंकि टेक्स्ट होता है, तो इस वजह से मैंने स्ट्रिंग दी है। और पास के अंदर हमारे पास या तो सिर्फ T होगा या तो सिर्फ जो है F होगा। फॉर एग्जाम्पल एज के 2 जो है सिंगल अल्फाबेट्स होंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर उसको कैरेक्टर दिया है। अब यहाँ पर उसकी डिफिनेशन पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन भी करते हैं। एज की वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी है? 19, और CGPA को मैंने 4.0 दे दिया है, जो कि डेसिमल में है। और ये नेम मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दी है, और ये टेक्स्ट मैंने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है। जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, और जब भी कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको हम सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। इसी तरीके से हम इनको प्रिंट भी करवा सकते हैं सी आउट के जरिए से, और यहाँ पर हमें एरोज लगाने हैं जो इनकी डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। उसके अलावा हम जो है यहाँ पर इसको टेक्स्ट के साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट शो हो चुका है, जिसके अंदर उसने हमें जो है स्टार्टिंग के अंदर सारी चीज़ों को मर्ज करके दे दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं डाला। और यहाँ पर दूसरे आउटपुट के अंदर इसने हमें जो है 2 लाइन्स दी हैं। यहाँ पर मैंने जो एंड लाइन लिखी है ना, ये चीज़, तो ये क्या करता है? डिफाइन करता है, यानी कि अगली इंस्ट्रक्शन जो हम डाल रहे हैं ना, वो नेक्स्ट लाइन में आनी चाहिए। यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर देता है। और एक और एस्केप कैरेक्टर होता है, ये स्लैश के साथ T अगर यूज़ करते हैं ना, तो ये एक स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर देता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, यही चीजें यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में बताई जा रही है कि इंटीजर स्टोर करता है इंटीजर वैल्यूज को, और कैरेक्टर स्टोर करता है कैरेक्टर वैल्यूज को, और सी आउट जो है वैल्यूज को प्रिंट करता है स्क्रीन पर। और यहाँ पर हमारे पास जो है इंटीजर की भी जो है 3 टाइप्स है। एक तो है सिंपल इंटीजर, ठीक है, एक हो गया शॉर्ट और एक हो गया लॉन्ग। तो हमारे पास जब कोई बहुत छोटा सा नंबर होता है तो उसके लिए हम शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, और जब बहुत ही बड़ा नंबर हो, जिसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा लेंथी हो, तो उसके लिए हम लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर हम इंटीजर ही यूज कर रहे होते हैं। अब आपने ये चीज यहाँ पर याद रखनी है कि जो इंटीजर होता है उसकी डेटा टाइप की स्पेस कितनी होती है? 4 बाइट्स होती है, यानी कि 32 बिट्स होती है फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये चीजें ना आपने याद रखनी है, 4 बाइट्स 32 बिट्स, ये जो है ना आपके एग्जाम्स में MCQ में पूछी जा सकती हैं।
और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है, जो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। अच्छा, ये बहुत सा सिंपल सा प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है ये आप खुद ही कर लेंगे, जिसके अंदर आपने सिर्फ क्या करना है, पहले डिक्लेयर करना है, फिर उसको डिफाइन करना है। ये 2 लाइन्स में आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने जो है एक मजीद कंडीशन दे दी जिसके अंदर आपने 2 चीज़ों को प्लस कर दिया और यहाँ पर आपने आउटपुट को प्रिंट करवा दिया सी आउट के जरिए से। बहुत ईजी है। फिर भी कुछ समझ में आपने मुझसे पूछ लेना है, ये कोई भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ना आपने। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाता है शॉर्ट डेटा टाइप। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बताया, जब आपका नंबर जो है बहुत छोटा हो, माइनस के अंदर हो, तो आप जो है शॉर्ट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। और यहाँ जितनी चीज मैंने हाईलाइट की है ना, उसको आपने जरूर रीड करना है। द साइज ऑफ शॉर्ट इज 2 बाइट्स एंड इट कैन स्टोर नंबर्स इन रेंज ऑफ -3 to। ये जो आप नंबर है ना, ये भी याद रखना है, एक नजर आपने देख लेनी है, ये भी आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। और इसके आपने 2 बाइट्स जो होती है ये भी आपने याद रखना है। इंटीजर में कितनी बाइट्स थी, 4 बाइट्स थी, और जबकि शॉर्ट में कितनी है, 2 बाइट्स है। की बात करते हैं तो जब आपके पास नंबर जो है, इंटीजर जो है बड़ा होता है, तो उसके लिए आप लॉन्ग का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दी गई है कि लॉन्ग के अंदर इतने डिजिट्स आ सकते हैं, लेकिन इस डिजिट्स की लिमिट्स से ज्यादा मजीद जो है ना हम डिजिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक हो गया। अब मजीद आपने यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रखना। उसके अलावा आपने यहाँ पर रियल नंबर के बारे में 2 चीजें देखनी है कि जो सी लैंग्वेज होती है ना, वो प्रोवाइड करती है 2 किस्म की डेटा टाइप्स जो कि रियल नंबर के साथ डील कर रही होती है। नंबर 1 एक तो होती है फ्लोट और एक होती है डबल। फ्लोट जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि डेसिमल पॉइंट्स को लिखने के लिए फ्लोट यूज की जाती है। इसी तरीके से हमारे पास डबल भी होती है। कितना स्पेस होता है बाइट्स का, यानी कि फ्लोट डेटा टाइप यूजेस 4 बाइट्स टू स्टोर अ रियल नंबर। लेकिन जब अगर हम डबल की बात करते हैं ना, तो उसके पास फ्लोट के मुकाबले में डबल बाइट्स होती हैं। जैसे कि हम यहाँ देख भी लेते हैं, डबल डेटा टाइप स्टोर अ लार्ज रियल नंबर, द साइज ऑफ डबल इज ट्वाइस द साइज ऑफ फ्लोट, यानी कि ट्वाइस द साइज ऑफ फ्लोट होता है। ये चीज आपने देख लेनी है, यानी कि यहाँ पर कितना है, 4 है और यहाँ पर 8 होगा। ठीक हो गई। ये आपके एमसीक्यू से पूछा जाता है। इसके अलावा आपने एक डबल की भी जो है एग्जैक्ट कांस्टेंट नंबर जो है, कितने तक हम इसको नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में कितने लेंथी नंबर यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपने एक मतलब अपने माइंड में रख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप पर आ जाते हैं। कैरेक्टर के अंदर क्या होता है कि या तो फिर हम जो है अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जिस तरीके से ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में हम मैथ में देखते हैं कि हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसी तरीके से सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पर भी यही ऑपरेटर्स होते हैं, बस एक मॉड्यूलस हमारे पास ज्यादा होता है। ये क्या करता है कि ए और बी का जब मॉड्यूलस लिया जाता है, यानी कि ए डिवाइड होगा बी के साथ और इनका जो डिवीजन में रिमाइंडर बचेगा तो वो आंसर बताइए। यानी कि अगर 2 को 4 से किया जाए और फिर उनका जो रिमाइंडर बचेगा ना लास्ट में, तो ये वो आंसर देगा। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर की बात की जाए तो यानी कि ऑपरेटर के अंदर सिंपल अगर अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, कोई भी स्टेटमेंट आपको दी गई है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगी, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है वो सॉल्व होगी। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, ये चीज सॉल्व होगा, और उसके बाद प्लस और माइनस सॉल्व होंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसका आंसर जो है कुछ स्टूडेंट्स ये देंगे कि पहले 10 और 10 को प्लस कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, और कुछ स्टूडेंट्स ये देंगे कि 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर इसको प्लस कर देंगे 10 के साथ। तो ये उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है ना, उसकी प्रेसिडेंस क्या है, उसकी ज्यादा है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, किस ऑपरेटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस ऑपरेटर को कितना पहले सॉल्व करना है और किस ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को हमने पहली प्रायोरिटी रखनी है, पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी ऑपरेटर्स हैं उनको हमने बाद में सॉल्व करना है, और यहाँ पर जो प्लस और माइनस होते हैं उनको तो सबसे हम लास्ट में ही सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके उसको प्लस करेंगे, और इस तरीके की बहुत सारी एमसीक्यूज जो है ना आपके आ रहे होते हैं। और ये मजीद एग्जाम्पल्स दी गई हैं। यहाँ पर जो है 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 6 को 3 से डिवाइड किया गया है, और इसका आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने आंसर के साथ प्लस कर देंगे, पहले लेफ्ट फिर राइट। ठीक हो गया। टिप्स में आपने क्या देखनी है, ये जो पूरा हमने चैप्टर कवर किया ना कि हमारे वेरिएबल्स किस तरीके से बनने हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, उसके बाद हम जो है ना तमाम की तमाम वो चीज़ें बयान की गई हैं जो कि हमने पूरे लेक्चर के अंदर कवर की हैं। यहाँ तक ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारी जो है प्रीवियस लैब्स वीडियो नहीं देखी है तो आप उनकी भी प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा और लैब की वीडियोस को जरूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा जो है प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड जल्द ही होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।